Welcome back, friends, to another edition of our podcast series. In 2021, a book came out on Savarkar. In fact, there were a series of books that came out on Savarkar. Vinayak Damodar Savarkar or Veer Savarkar, the Hindu or Hindutva leader. And they put a spotlight on him. One of the books was Savarkar, the man who could have prevented partition. Now, that's a little contrarian to be sounding, that someone who was seen along with Jinnah as representative of the ideology which divided the Hindus and Muslims and hence contributed to partition. This book by author Uday Mahurkar posited a thesis that Savarkar could have prevented partition had we followed him, as India as a nation followed him. Urdu edition of the book is now coming out. And that's the reason why we are having this conversation today. Author Uday Mahurkar with me. Thank you. Welcome Uday दादा. और उर्दू एडिशन आपके किताब का आ रहा है, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, समाज है देश का, वो सावरकर के बारे में आपके जो अनफिल्टर्ड व्यूज हैं वो जानेगा, या वो तबका जो उर्दू को मुस्लिम भाषा नहीं बोलना चाहिए कहते हैं लोग, तो वो तबका जो उर्दू से देश और समाज को समझता है, वो predominantly Muslims, of course, would understand Savarkar through your book now. Before we go into it, ये सावरकर को आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि he could have prevented partition? देखिए, कोई ऐसा कोई व्यक्ति है गए 100 साल में जिसको बदनाम करने का उसके विरोधियों ने एक भी मौका चुका ना हो, जिसके बारे में सब में भ्रांति फैलाई हो, वो है विनायक दामोदर सावरकर। उनकी जीवनी आप पढ़े, हमारी जो किताब है उसके अंदर उनकी गलतियां भी हमने बताई, ऐसा नहीं है, समझा। ये पुस्तक मैंने लिखी है और मेरे सहलेखक इसमें चिरायु पंडित भी है, उनका भी बड़ा योगदान है इसके अंदर। देखिए, 1930 के अंदर सर मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ प्रयागराज में, उसमें ये एक भविष्यवाणी की कि भविष्य में बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा आज कहते हैं, वहाँ पे मुसलमानों की एक अलग होमलैंड में देख रहा हूं। 1932 के अंदर रहमत अली चौधरी नाम के एक मुसलमान जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पेपर सर्कुलेट किया मुसलमानों के बीच में, मुसलमान पार्टिसिपेंट्स के बीच में, नाउ और नेवर, अलग देश मांगने का ये सुनहरा मौका है भारतीय मुसलमानों के लिए, वरना ये फिर से ऐसा मौका नहीं आएगा। उसमें पाकिस्तान शब्द कॉइन किया जी। पाकिस्तान वर्ड वॉज कॉइन्ड बाय रहमत अली चौधरी, राइट। और उसको इस स्कीम को शेप दिया जिन्ना ने। तो 1936 में जब सिंध को मुंबई प्रांत से अलग किया गया, उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि दिस इज ए एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, पाकिस्तान बनने की शुरुआत हो चुकी है। और 37 का उनका जो स्पीच है, जब उन्होंने पद ग्रहण किया हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कर्नावती में, अहमदाबाद में 1937 दिसंबर में, उस टाइम पे उन्होंने कह दिया था कि अगर कांग्रेस की जो नीति है हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना, ये अगर जारी रही तो पाकिस्तान बन सकता है। तो सब में पहले पाकिस्तान बन सकता है ये देखने वाले सावरकर थे, जबकि पाकिस्तान शब्द पब्लिक डोमेन में 1932 में आ चुका था। और 1937 से लेकर करीबन 44 तक वीर सावरकर ने पूरा देश का भ्रमण किया, आम लोगों को कहा देश के कि देखो कांग्रेस जिस पथ पे चल रही है उसे पाकिस्तान बन जाएगा। और जो कांग्रेस में जो ऐसे लोग थे कि जो गांधी जी की जो नीतियां थी, गांधी जी का मेन पाकिस्तान जो पार्टीशन, उसका दो मेन कारण है उसके। एक है गांधी जी का बिलीफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट एनी कॉस्ट, जो बन गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट हिंदू कॉस्ट, समझे। और दूसरा संपूर्ण अहिंसा। संपूर्ण अहिंसा जो है उनकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है संपूर्ण अहिंसा का, वैसा डेफिनेशन भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने भी नहीं दिया है। वो ये कहते थे कि मारता जाए तो मार खाते रहो, प्रतिकार मत करो। ऐसा इन दो सबसे बड़े एपोस्टल के सबसे बड़े आइकॉन्स, एपोस्टल ऑफ ट्रूथ एंड पीस, हाँ, इन दोनों ने भी ऐसा कभी कहा नहीं है, समझे। राइट। तो 1937 से लेकर 1944 तक सावरकर ने पूरे देश का भ्रमण किया,
देश के लोगों को और कांग्रेस के ऐसे नेता राइट जो इत्तेफाक नहीं रखते थे गांधी जी से, उनको ये आह्वान किया कि आप रोको वरना ये पाकिस्तान बन सकता है। Right. और 1941 के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर दिया। राइट 1940 में जिन्ना ने जी। तो सावरकर जो हैं उन्होंने भारत का विभाजन रोकने का पूरा प्रयास किया, और जो उन्होंने मुस्लिम लीग का विरोध किया, उसको ये सोचना कि वो मुस्लिम कम्युनिटी का विरोध है, ये भी एक बड़ी भ्रांति है मेरे हिसाब से। तो अब आपकी किताब पे आ जाते हैं। सिंस द उर्दू एडिशन इज कमिंग आउट, इट हैज कम आउट ऑलरेडी। राइट इसका विमोचन हो चुका है। राइट परसों अर्जुन जी मेघवाल ने इसका विमोचन किया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम के बड़े हॉल के अंदर। राइट और इसमें बहुत सारे मुसलमान आए थे, उन्होंने इसको सुना और उनके मन में जिज्ञासा हुई राइट कि अगर सावरकर के हिंदू राष्ट्र के अंदर, ये सावरकर के की जो परिकल्पना है देश की, उसके अंदर सभी धर्मों को समान अधिकार था, तो हम इतना विरोध उसका क्यों कर रहे हैं? तो क्या आप, क्योंकि माना जाए कि अगर उर्दू एडिशन इज टारगेटेड एट द मुस्लिम कम्युनिटी, यस, व्हाट शुड द मुस्लिम्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द बुक? क्या सावरकर का चेहरा है जो वो देख पाएंगे इस किताब से, वो जो उर्दू एडिशन में पढ़ेंगे? देखिए सावरकर के बारे में, क्योंकि छवि तो है कि वो एंटी मुस्लिम थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन हिंदूवादी नेता थे और एंटी मुस्लिम थे। देखिए जो लोग मुसलमान कम्युनिटी में ये सोचते हैं या ऐसा सपना देखते कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, उनके लिए किताब कोई काम की नहीं है। जो हिंदू ऐसा सोचते हैं कि सब मुसलमान को मार के निकाल देंगे हम, उनके लिए किताब कोई काम की नहीं है। जो इग्नोरेंट है, हाँ, जिनकी एक कहीं ना कहीं मन में ऐसी एक जिज्ञासा है, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मन में एक इच्छा है कि हम मेन स्ट्रीम में आए, उनके लिए किताब है, समझा? इस किताब में जो पहले 2 चैप्टर है, वो पहला चैप्टर है अलीगढ़ का रोल पाकिस्तान बनने में, सेपरेटिज्म फैलाने में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रोल जी, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर चैप्टर है, वो है कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। और तीसरा चैप्टर है कि सावरकर का हिंदुत्व क्या है। मैं मानता हूं कि यह किताब जो है, देखिए 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए जो अंधाधुंधी हुई पार्टीशन के बाद में, जो राइट्स हुए जिसमें हिंदू औरतों की डिसऑनर हुआ उनका बहुत जबरदस्त तरीके से, उस टाइम पे आवेश में आके सावरकर और कोई कई दूसरे नेता भी उल्टा सीधा बोले होंगे, लेकिन आप उनके शब्दों से जाएंगे कि आप उनके जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उससे जाएंगे? आज एक बार गांधी जी ने भी कहा है कि द मुस्लिम इज ए बुली, मुस्लिम इज ए गुंडा, ऐसा गांधी जी ने कहने के कहा है, समझो आप। तो आप गांधी जी को किस तरस पे आप उनका मूल्यांकन करोगे? मेरे यही कहना है मेरा कि वीर सावरकर का जो हिंदू मैनिफेस्टो था, उसमें स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि आजाद भारत के अंदर सभी जाति सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि अगर क्रिश्चियन और मुसलमानों की पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी और एंश्योर करेगी अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से कर पाए। लेकिन द नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म। देश के अंदर दूसरा देश बनने की अनुमति नहीं देगा अल्पसंख्यकवाद के नाम पे, ये उनका था, समझे आप? तो आप आर्टिकल 30 देखें आज, आर्टिकल 30 के अंदर अगर कोई मुसलमान या क्रिश्चियन गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, हाँ, तो वो पादरी रख सकता है, सरकार उसका पैसा देगी, वो मौलवी रख सकता है। हिंदू अगर स्थापित करे स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, गवर्नमेंट जिसको मदद कर रही है, तो हिंदू पंडित नहीं रख सकता गीता पढ़ाने के लिए, राइट। तो डिस्क्रिमिनेशन पहले दिन से है। देख पाकिस्तान बनने के बाद में व्हाई देयर शुड हैव बीन पॉलिसीज फेवरिंग गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट टू मुस्लिम्स, दिस इज द क्वेश्चन। पर आप देखिए हमारे मंदिर मध्यकाल में हमारे हजारों मंदिर टूटे, समझा? तो जब हम आजाद हुए, हमको 3 मंदिर क्यों नहीं पूर्ण तरीके से वापस मिलने चाहिए थे, अयोध्या, काशी और मथुरा? तो लोग कहेंगे कि आप तो फिर ये हिंदुत्व वाला एजेंडा ही आगे कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम संवाद इसमें कहां आपको एक समझना पड़ेगा कि जो अभी एक ट्रोलिंग सेक्शन है हिंदुओं का, जो एग्रेसिवली रिएक्ट करता है मुसलमानों के सामने, उसको आप मेन स्ट्रीम हिंदुत्व नहीं गिन सकते। हिंदुत्व इज एन इंक्लूसिव कंसेप्ट। आप समझना पड़ेगा आपको कि हिंदू राष्ट्र इज एन इंक्लूसिव कंसेप्ट एंड मुस्लिम नेशन इज एन एक्सक्लूसिव कंसेप्ट, ये आपको समझना पड़ेगा। एक काम करते हैं उदय दादा, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप।
सावरकर का जन्म 1883 में 1883 में हुआ. ही डाइड इन 1966. लंदन गए वो वकालत पढ़ने 1906 में. 23 साल के थे. उनका जब पहली बार महात्मा गांधी से, तब महात्मा नहीं थे वो, मोहनदास करमचंद गांधी थे, मिलना हुआ. 1907 में 1907 और 1908 his first book or second book actually came out on the शायद 9 में होगी. हाँ 1908 और 1909 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. गोल्डन जुबली में आई थी तो मैं समझता हूँ 1907-98 में आई होगी. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 1857. उसमें सावरकर ने जो एक तस्वीर बनाई थी 1857 के गदर के बारे में, अंग्रेज उसको गदर कहते थे, और सावरकर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल इट इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. where he accepted Bahadur Shah Zafar as the leader of the struggle, the king of India. और उन्होंने commend किया how the Hindus and the Muslims came together to fight the 1857 war of independence. वो सावरकर जो हिंदू मुस्लिम एकता देखते थे 1857 में, उनकी जब 1923 में हिंदुत्व की किताब आई, वो जो एक जर्नी है उसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पर वो भी तो एक सावरकर थे जो 1857. इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है. जब सावरकर जेल में गए, वहां उन्होंने एक कन्वर्जन का, एक पूरे कन्वर्जन माफिया था जेल के अंदर, जिसमें मुसलमान कैदी और मुसलमान अधिकारी पर्सनल जो जेल डिपार्टमेंट के थे, दोनों मिलके जो ऐसे, वहां पे जो वहां पे देखिए अंडमान भेजना, उस काला पानी जिसको मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि एक वो भी सावरकर थे जो 1907 या 8 में. मैं आपको डिफरेंस क्यों चेंज हुआ. हाँ. बहादुर शाह जफर को उन्होंने डिसोन नहीं किया है बाद में भी. हाँ. ये गलत छाप है. हाँ. हिंदुत्व किताब के अंदर वीर सावरकर ने अकबर और दारा शिकोह को भी स्पेस दिए. ऐसा नहीं है, समझो आप. तो जब जेल में देखा उन्होंने कि जो कैदी वहां पे आते थे काला पानी में, वो बिल्कुल ट्रॉमा में रहते थे, एकदम डिस्ट्रेस्ड, तो एक ऐसा एक माफिया बना अंदर कि जो हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करता था. इन्होंने बड़े पास से देखा. वहां पे उन्होंने एक स्ट्रगल चालू की जेल के अंदर ही इस माफिया के सामने. दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई ही स्टार्टेड, हिज व्यू स्टार्टेड चेंजिंग. ठीक है, राइट. फिर 1920 के अंदर मोपला राइट्स हुए, जिसमें जो एट्रोसिटीज हुई हैं हिंदुओं पे और क्रिश्चियनों पे, मलाबार के अंदर, केरला में, तो वेल नोन है बिल्कुल. जो मोपला जो थे वहां पे, अरब ओरिजिन के जो मुस्लिम थे, उन्होंने जो वहां पे जब खिलाफत मूवमेंट हुआ, उसके भागरूप उन्होंने वहां पे एक मतलब एक खलीफा डिक्लेयर कर दिया, और पूरा दे वांटेड टू एथनिक क्लिंस दैट एरिया बाय हिटिंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एंड हिंदूज. ठीक है. तो वो जो 1920 का जो मोपला वाला जो है 2021 का हिंदुत्व का पूरा मूवमेंट जो है, इसके बाद में खड़ा हुआ है. और सावरकर की किताब इसके बाद में आई है. सावरकर जेल में थे तो सावरकर को इसकी न्यूज नहीं मिलती थी, मानना गलत है. उनके पास पूरी जानकारी थी इस टाइप का हो रहा है. बिल्कुल. तो आरएसएस का फॉर्म होना, वीर सावरकर की हिंदुत्व किताब लिखना, ये सभी इट वॉज ट्रिगर्ड, द मेन ट्रिगर वॉज द मोपला रिबेलियन और द मोपला एट्रोसिटीज ऑन हिंदूज एंड क्रिश्चियंस ऑफ मलाबार. समझे आप. और जो आरएसएस फॉर्म हुआ 25 में, 24 के अंदर सावरकर की और डॉक्टर हेडगेवर की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है रत्नागिरी में, सावरकर के छूटने के बाद. हम इसके बारे में कम लोग थोड़ा आगे चले गए, हम पीछे आके थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. आपको सारी जानकारी इसलिए आप सारी एक साथ बता रहे हैं, दर्शकों को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे. सावरकर की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की किताब, फिर उनका अंडमान सेलुलर जेल में जाना. मैं कहीं पढ़ रहा था कि क्योंकि वो लड़ते थे इस कन्वर्जन से, माफिया से जो आप बता रहे हैं, उनका नाम पड़ गया था सावरकर भंगी बाबू, क्योंकि वो रोकते थे उस कन्वर्जन को, प्रोटेक्ट करते थे उस समय जो अनटचेबल्स बोला जाता था उनको, कि कन्वर्ट ना हो. एंड इट लेफ्ट अ लॉट ऑफ इम्प्रिंट ऑन हिज माइंड. एंड उसके बाद 1923 में जो उनकी हिंदुत्व की किताब आई, मैं थोड़ा सा उसके जो विचारधारा है, क्योंकि आप मुस्लिम ऑडियंस को एड्रेस करना चाह रहे हैं इस उर्दू एडिशन से, बिल्कुल. सो लेट्स नॉट रश. जो 1923 में उनकी हिंदुत्व और हु इज अ हिंदू किताब आई, उसमें वो कहते हैं कि हिंदू वो है, या हिंदू भारत पर हक रखने वाला व्यक्ति वो है जो भारत को या भारत से लगाव वही रख सकता है जो भारत को पितृभूमि भी माने
और पुण्य भूमि भी माने। इन इंग्लिश वुड से यू कंसीडर इंडिया एज योर फादरलैंड और मदरलैंड प्लस योर होली लैंड। अब जो मुसलमान है वो फादरलैंड या मदरलैंड तो मान सकता है, या क्रिश्चियन है वो फादरलैंड या मदरलैंड तो मान सकता है, पर उनके लिए होली लैंड तो मक्का, मदीना या जेरूसलम ही है। तो फिर तो वो भारत से प्रेम कर ही नहीं सकते सावरकर की भाषा से, जो परिभाषा है सावरकर की। नहीं, देखो, आप सिलेक्टिवली इसको नहीं देख सकते। उसी के अंदर उन्होंने अकबर और दारा शिकोह को पॉजिटिव लाइट में दिखाया है, समझा। और उसका लास्ट पेज क्या है? लास्ट पेज उन्होंने लिखा है कि वो दिन आता है जब हिंदू इस परिस्थिति में होते हैं कि फिर दुनिया को डायरेक्ट कर सके, तो उनका डायरेक्ट करने का तरीका क्या होगा? वो जो गीता में लिखा गया है या गौतम बुद्ध ने जो कहा है उससे अलग नहीं होगा। अंत में वीर सावरकर वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। आप तो सिलेक्टिवली नहीं देख सकते। तो मतलब क्या तरीका क्या है कि जो सावरकर की भाषा है फादरलैंड और होली लैंड को एक देखने, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे? हाँ, तो मुसलमान जानना चाहेंगे उसको आपको ऐसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि जो मुसलमान होते हुए भी भारत को पूर्ण रूप से वफादार है, वो भारत का सन्निष्ठ नागरिक है। और इसमें इतना मुश्किल क्यों होना चाहिए? जो इंडोनेशिया में मुस्लिम है उसके लिए भी होली लैंड तो मक्का मदीना है, बट वो इंडोनेशियन मुस्लिम। बहुत अच्छा एग्जांपल है कहीं अजरबैजान में, कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो भी मुसलमान हैं वो पहले अफगान हैं, पहले पाकिस्तानी हैं, पहले कजाक के हैं, और पहले अजरबैजानी हैं, और पहले इंडोनेशिया के हैं, तो पहले भारतीय मुसलमान। दुनिया में दिख ही रहा है ना, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे साबित हो ही रहा है ये बात। तो ये संभव है कि आप सावरकर की भाषा के परिभाषा के साथ एडजस्ट कर बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। कांग्रेस ने पैन इस्लामिज्म को खूब हवा दी, समझो आप, वोट की राजनीति के लिए, समझे आप। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सावरकर ने यह कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज द आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, अलीगढ़ मूवमेंट का ही एक रिजल्ट है पाकिस्तान। ठीक है, आप मतलब कांग्रेस के जो एक दो आदमी थे वहां पे जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, वो बिका अकेले पड़ गए। पूरा जो अलीगढ़ मूवमेंट जो जुड़े हुए थे वो सबके सब पाकिस्तान का नाम ले रहे थे। बिल्कुल। तो फिर पाकिस्तान तो अलीगढ़ को क्यों माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए भाई? क्यों कांग्रेस ने उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया? तो ये जो मुसलमानों की जो सोच है, ऐसी सोच इवन गल्फ में भी नहीं है कुछ कट्टरवादियों की। देखिए, मुसलमान 3 भाग में बटा हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि सभी मुसलमान कट्टरवादी हो गए, मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं। एक कट्टरवादी है, एक लेस कट्टरवादी है ना, इग्नोरेंट है, और एक है जो मॉडरेट है। आपको तीनों को अलग अलग तरीके से उनको टैकल करना पड़ेगा। इवन देवबंद के अंदर देयर आर टू फैक्शंस। यस, एक है जो कुछ टर्म्स के ऊपर मेन स्ट्रीम में रहना चाहता है, और दूसरा है वो इस्लामिक राष्ट्र की चेष्टा करता है, मन ही मन, बाहर बताता नहीं है। जो सावरकर की बुक है, अभी भी मैं उस पर ही टिका हूँ, हिंदुत्व, क्योंकि जो एंटी सावरकर हैं या जो एंटी हिंदुत्व फोर्सेस हैं वो इसको एक तरीके से एम्बलम बना देते हैं कि क्यों सावरकर एंटी मुस्लिम थे, और क्यों जो हिंदू राइट विंग है वो सावरकर को आइडियल मानती है, इसलिए एंटी मुस्लिम है। सावरकर साहब मैं बड़ा फॉलोअर हूं, मेरे विचार देखो ना आप। लेजिटिमेट फॉलोअर सावरकर के कौन है ये आपको देखना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें मेरा खुद का पूरा जीवन सावरकर पे आधारित है। मैं सावरकर को गलतियों के साथ में एक्सेप्ट करता हूं। देखिए, भारत के अंदर ये जो पूरा है कि कोई हमारा प्रिय नेता है वो गलती ही नहीं कर सकता, ये गलत सोच है। सही बात है। I accept Savarkar with his mistakes. So even in the book, he actually tried to broad base his Hindutva from just narrow definition of Hinduism, so that he could include other religions, not only other religions like Sikhism, Jainism, Buddhism, which were according to him पुण्य भू उनकी यहीं पे है, but also pantheon जिसको बोलते हैं, yes, but also, or Indic religions as it is called now, but also he tried to create a space for Muslims, for Islam, for Christianity. लास्ट पेज में तो लिखा ही है ना,
इसका आप इंटरप्रिटेशन क्या करोगे? Right. जो मैंने कहा Right. कि जिस दिन एक हिंदू पूरी दुनिया को डिक्टेट करने की टर्म्स में हो तो उसकी डायरेक्शन है डिक्टेट करने की टर्म्स क्या होगी? तो वो गीता में जो लिखा गया है या गौतम बुद्ध ने जो कहा है उससे अलग नहीं होगी। और उसके बाद में एक वो अभंग उन्होंने अभंग कोट किया है तुकाराम का, Right. जो जिसका भावार्थ ये है कि द वर्ल्ड इज आफ्टर ऑल वन फैमिली, यू नो। Right. And the Muslim audience or the viewers and the readers of your book would also want to understand that if Savarkar was all about Hindutva and Hinduism, why he never joined RSS or why RSS and Savarkar were always separate? ये सावरकर तो एक पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे ना। सावरकर को आरएसएस सपोर्ट कर ही रही थी, हिंदू महासभा को, पर सावरकर हैड डॉन द रोल ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर ना। दूसरा कि देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिम फ्रॉम 1923 टू 37। राइट। बट हमने देखा अभी रिसेंटली और मोहन भागवत जी, डॉक्टर हेडगेवार का और दोनों का मीटिंग हुई है चॉइस के अंदर, और मेरा ऐसा मानना है कि आरएसएस जो फॉर्म है उसके अंदर उनका भी इनपुट है। फॉर श्योर। बाबा राव का तो था ही, उनके भाई का, बाबा राव सावरकर का तो था ही, पर सावरकर का भी इनपुट है इसके लिए कि मैं भी रत्नागिरी गया था तो जिस घर में उनकी भेंट हुई, बट लंबी मीटिंग हुई डॉक्टर हेडगेवार के साथ में, तो वो घर में गया था वहां पे मैं। Dr. Hedgewar also, while he was setting up RSS, was tremendously influenced both by the Mopla riots and the book of Savarkar in 1923, for sure. देखो ये पूरा जो मूवमेंट है, ये लोग देखो गांधी मर्डर के बाद में एक तबका ऐसा हो गया संघ परिवार में जो ये मानता है कि सावरकर को थोड़ा दूर रखा जाए। मैं मानता हूँ वो गलती है। गांधी मर्डर के अंदर सावरकर को फंसाया गया था। 1978 में मनोहर मालगांवकर नाम के फेमस लेखक, जिनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने किताब लिखी है द मैन हु किल्ड गांधी। गांधी जी के हत्या के 30 साल के बाद वो दिगंबर बड़गे को मिलते हैं, जिनके स्टेटमेंट पे सावरकर को अरेस्ट किया गया था, एक्यूज बनाया गया था। दिगंबर बड़गे ने कहा कि वो स्टेटमेंट जो दिए थे मैंने, वो उस टाइम की सरकार के प्रेशर में दिए थे। स्पष्ट हो गया, राइट। तो ये जो गांधी मर्डर में सावरकर का नाम आया, इसके लिए सावरकर को दूर रखना या उसको कम डिफेंड करना गलत बात है। नहीं तो समझो आप, सावरकर को आपको अगर वो इन्वॉल्व नहीं थे गांधी मर्डर के अंदर तो आपको उनको डिफेंड करना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो एक करेक्शन किया है, जब 14 में वो आए तो उन्होंने जो सावरकर की पार्लियामेंट में प्रतिमा है उसमें जाके अपने प्रधानमंत्री बनने के पहले साल में जो उनकी जन्मतिथि आई उसमें ट्रिब्यूट पे किया सावरकर की प्रतिमा, जो पोर्ट्रेट है पार्लियामेंट में। सब पे करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं करते थे, प्रधानमंत्री ने किया। नहीं, बहुत बड़ी बात है, मैं उनका उस बात की उसको वेलकम करता हूं मैं, लेकिन सावरकर जी को हिम्मत से उनको डिफेंड करना चाहिए था। देखिए सावरकर ने जितनी भी भविष्यवाणी की भारत पे, जो आपत्ति आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, वो सभी भविष्यवाणी सही पड़ी। वो पाकिस्तान हो, वो चाइना हो, सावरकर तो हमारे, देखिए मैं तो कहता हूं कि गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, then Savarkar should be regarded as the father of India's national security. Why? Because all the threats which we have faced on national security front in the last 77 years were predicted by Savarkar. That is, this book is all about. What are those threats? He predicted partition 10 years before, in 1937. Then the appeasement. China in 48, China became a nation in 1948, 1 year after us. And it was militarily and economically much weaker than India. In 52, when he saw that China has overtaken India in military terms, he again issued a warning, public statement. And he advised Nehru to make India a nuclear power. 54, in 1954, when Nehru ji came out with a doctrine called Panchsheel, 5 principles to do with peace, you know, which if India and neighboring nations would follow, would be able to live in brotherhood. That is, Savarkar said that after the way China has taken Tibet, if you talk in such weak terms with China, China's appetite for grabbing land will increase, and I won't be surprised if China attacks India and grabs India's land, which happened 8 years later in 1962. And that time Savarkar said, look here, Nehru, your पंचशील इज माला जपने की बीड्स जो होते हैं वो, और चाइना का जो पंचशील है वो है बम, मशीन गन,
सबमरीन, मिसाइल। ये तो एकदम राष्ट्रवादी बात है. दिस इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी. दिस इज बियॉन्ड हिंदू मुस्लिम. दिस इज नॉट अबाउट लेकिन रिलीजन. मैं आपको उनका जो हिंदू व्यू है मुसलमान के संदर्भ में, वो आपको मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा जो मुझे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पॉडकास्ट. राइट. देखिए 1938 में सावरकर लाहौर गए. वो पत्रकारों ने उनको पूछा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हुए हो. सावरकर ने क्या जवाब दिया पत्रकार को? उन्हें कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है. मैं और जिन्ना एक ही पर वाले पक्षी नहीं है. जिन्ना हिंदू हकों का हनन करके ज्यादा से ज्यादा रिहाई चाहते हैं मुसलमानों के लिए, जबकि मैं लड़ रहा हूं लड़ाई वो है समान अधिकार की लड़ाई. 1939 में एक शिया मुस्लिम का तबका था लखनऊ में. उस तबके ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा. सावरकर ने तुरंत स्टेटमेंट इशू किया कि अगर ऐसे पॉजिटिव गेस्चर्स आते रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता पॉसिबल है. और उस शिया नेता को, जिसका नेता था जो इस पूरे मूवमेंट का, उसको लेटर लिखा कि भाई मैं तुम्हारे स्टेटमेंट को वेलकम करता हूं. अगर इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते रहे तो हिंदू मुस्लिम हो सकती है. दूसरा, उन्होंने एक और, देखो कितने ईमानदार थे सावरकर. उन्होंने कहा उस टाइम पे क्या होता था कि मुसलमान हिंदू जुलूस निकालते थे मस्जिद के पास से, उसको लेके फसाद होते थे. तो सावरकर ने कहा कि जो हिंदू जानबूझ के निकालना चाहते हैं मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, मैं उनको समझाऊंगा कि जानबूझ के वो जुलूस मस्जिद के पास से न निकालें. दिस वॉज द लेवल ऑफ हिज ऑनेस्टी. ये तो अभी भी होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. आपकी किताब जो है, ओरिजिनली इट वाज रिलीज्ड बाय मोहन भागवत, द आरएसएस चीफ, सरसंघ चालक जो हैं. वी नो दैट रिसेंटली ही हैज बीन हैविंग a dialogue with the Muslim community, making an outreach to the Muslim community. You think within the larger framework that Savarkar set, it's a mistake he made of not making an outreach to the Muslim community while he was still alive, because of which the Hindu Mahasabha became irrelevant or got sidelined? It is a debatable point. I will not defend Savarkar on this fully. You see, Jinnah managed to get Jogendranath Mandal. Of course, he had to come back very disappointed, you know. Yeah. Dalit leader of Bengal. Same way, Savarkar also could have attracted a Muslim leader, you know. This question is raised before Savarkar. Yeah. But then, let us look at the 1945 pattern of voting. 1945 के अंदर जो प्रोविंशियल असेंबली और सेंट्रल असेंबली के जो इलेक्शन हुए, उसकी वोटिंग पैटर्न क्या थी? मुसलमान का वोटिंग था 20%, हिंदू का था 25%. 20% में से ऑलमोस्ट 87% वोटेड फॉर मुस्लिम लीग. अब ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं उसको जक्स्टापोज कर दूं 100 पे. अगर 100% वोट करते तो भी वो 87% होता. लेकिन इससे संकेत मिलता है कि मेजॉरिटी मुसलमान जो है उस टाइम पे वो पाकिस्तान चाहते थे, मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे. तो ये जो किताब है, ये एक तरीके से जो मुसलमान इग्नोरेंट हैं, जो सत्य को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ऐसे हैं मुसलमान. जो हिंदुत्व वाले ये कहते हैं कि मुसलमान सब कट्टरवादी हो गए, वो मैं उनसे एग्रीमेंट में नहीं हूं. ऐसा मुसलमान तब कितना बड़ा है इसको आपको देखना पड़ेगा, है ना. लेकिन ये तबका है जो इग्नोरेंट है ना, जो कंफ्यूज्ड है, जो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, उसके लिए ये किताब एक नया द्वार खोलती है. और दूसरा, there cannot be religious reconciliation without self introspection on both the sides. धार्मिक समाधान स्व निरीक्षण के बिना मुमकिन नहीं है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो. I think, Uday Dada, you have mentioned that introspection needs to be done on both the sides. Yes. And I should commend you for very forthright and honest views. Thank you. And I believe much of it also gets reflected in the book. Correct. And hopefully, with the Urdu edition, जो उर्दू पढ़ने वाली देश की जनता है, predominantly Muslims but non-Muslims also, पढ़ने वाले तो शायद mainly Muslims हैं, सुनने के लिए हिंदू भी सुनते हैं उर्दू को, तो उनको एक नया आयाम देखने को मिलेगा, सुनने को, समझने को मिलेगा, both through our podcast and of course by reading the book. हमारा जो परसों फंक्शन हुआ
उसने उस टाइप का स्वर दिखा मुझे। मैंने बड़ी स्ट्रेट बात की है, ब्लंटली बात की मुसलमानों से, पूरा हॉल भरा हुआ था और मुझे जो वाइब्स आ रहे थे वो थोड़े पॉजिटिव लगे मुझे। लोग सोच रहे थे उसके बारे में। एक बार और ऐड करना चाहूंगा मैं पॉडकास्ट पूरा करने के पहले। देखिए, कश्मीर को आप देखिए, इसमें कुछ मैं हिंदू साइड को भी कहना चाहता हूं थोड़ा सा। कश्मीर के अंदर अगर 10 लोग मरते हैं तो कम से कम 2 उसमें मुसलमान होते हैं, आतंकवादी के हाथों जो मरते हैं, ठीक है। पहलगाम हुआ, पहलगाम में कई लोगों ने ये कहा कि वहां पे तो मुसलमान लोकल इन्वॉल्व थे 2-4 आदमी, बिल्कुल, है ना। लेकिन 4 की जगह 40 ऐसे थे पोनी वाले जो हमारे फेवर में थे, जिन्होंने मदद की। बिल्कुल। एक महिला है जिसके पिताजी को मार दिया गया, मराठा महिला है, पूना की। यस। उसने कहा कि मेरा पोनी वाला और मेरा टैक्सी वाला मेरी भगवान है। यस। पुणे वाला मुझे बचा के लाया और टैक्सी वाला ने कहा कि बहन मैं आपके आंसू में देख नहीं सकता। समझे आप? तो देखिए, जो प्रोटेस्ट हुए पहलगाम के सामने कश्मीर में, अगर एक अल ताकिया नाम का एक सिस्टम है मुसलमानों के, जहां वो अपनी सही चीज छुपाते हैं और बाहर कुछ अलग दिखाते हैं, अगर अल ताकिया वाले भी थे इसके अंदर, तो भी मानता हूं कि जिस बड़े पैमाने पे मुसलमान बाहर निकले, मेजॉरिटी मुसलमान जो थे दे वर हर्ट बाय द पहलगाम मैसेकर। और अभी मैं कश्मीर गया था, वहां पे जो टैक्सी वाले मुझे मिले, उन्हें कहा कि भी पहलगाम ने तो हमारे लिए बहुत खराब हालत कर दी है। बिल्कुल। समझा आप? तो कश्मीर का जो काम किया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी और माननीय श्री अमित शाह ने, बेहतरीन काम है। सही बात है। मैं मानता हूं कि कश्मीर के अंदर एक सेंट्रिस्ट पोजीशन तो आ गई है काफी हद तक, वो देशभक्त बन गए ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो बंदूक से डर से बाहर नहीं निकल रहे थे वो आना शुरू हो गए हैं। सही बात है। और ये बहुत बड़ा ये इसके लिए इसको मैं जोड़ के देख रहा हूं अपनी बात से कि कहीं ना कहीं होप है, रिलीजियस रिकंसिलिएशन की होप है, नहीं ऐसा नहीं है। हालांकि कांग्रेस के जो पूरी डिविजिव पॉलिटिक्स रही उसके वजह से एक मुसलमान तबका बहुत कट्टरवाद की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी होप है, होप नहीं है। और वो होप जो है, जो मैं होपफुल हूं, जो लोग, मैंने कहा आपको कि जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जो इग्नोरेंट है, उनके लिए किताब एक नया द्वार खोलती है मेन स्ट्रीम में आने के लिए। For sure, let's hope, Uday Dada, that that's exactly the purpose that gets served with your book, which is about Savarkar's life. In fact, one very specific, focused aspect of his life, how he could have prevented partition, and how his thoughts on national security are so relevant even today, particularly the Muslim community. Like it happens with these conversations, and of course with books, that should open a new window and a new door for more dialogue. Thank you so much, Uday Mahorkar, for joining us. Thank you.